साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो टॉपिक केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे एक सवाल फिक्स है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक सवाल समझिए आपके जीवन में एक नई बदलाव लाती है, क्योंकि ये काफी टफ सब्जेक्ट है, टफ टॉपिक है और इस टॉपिक को काफी आसानी से समझने की चीजें हैं, काफी बेहतर तरीका से इसे सीखने की चीजें हैं। तो चलिए साथियों आते हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी व्हाट इज मोल, मोल क्या है, इसकी फॉर्मूलाज क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। इन तमाम बिंदु पर साथियों आज इस 15 मिनट के शो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। यदि साथियों मैं मोल की बात करूं तो आपको बता दूं साथियों कि ये मोल जो है, ये मोल कॉन्सेप्ट साथियों जो है, ये मोल क्या होता है तो आपका किसी भी पदार्थ का एक जो मात्रा होता है, जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट को शो जो है साथियों इस मोल के द्वारा किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का मात्रा जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस साथियों जो है, उसके एसआई मात्रक जो है वो आपका मोल ही होता है। अतः किसी पदार्थ में उपस्थित उसका वास्तविक द्रव्यमान जो है वो वास्तविक द्रव्यमान उस पदार्थ का मोल कहलाता है। और एक मोल साथियों जो है ये आपका, इसका वैल्यू साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका 1 मोल होता है ये किसके बराबर होता है, ये डाटा साथियों डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1 मोल साथियों 6.022 इंटू 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन के बराबर होता है। कई बार साथियों आप देखेंगे कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल ही पूछ देती है कि 1 मोल किसके बराबर होता है। तो साथियों ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आप बिल्कुल इसको दिमाग में रखेंगे कि 1 मोल साथियों जो है ये 6.022 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित उसका वास्तविक द्रव्यमान। साथियों याद रखेंगे किसी पदार्थ में उपस्थित उसका वास्तविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ में उपस्थित उसका वास्तविक द्रव्यमान उस पदार्थ का मोल कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह वास्तविक द्रव्यमान जो है वो उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल कितने अणु के बराबर होता है, 1 मोल कितने परमाणु के बराबर होता है, 1 मोल कितने आयन के बराबर होता है। यह डाटा साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपसे एग्जाम में कई बार साथियों ये डायरेक्ट प्रश्न ही पूछा गया है कि 1 मोल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो साथियों ध्यान रखना है कि 1 मोल साथियों 6.022 10⁻23 अणु परमाणु या आयन के बराबर होता है। अतः किसी पदार्थ का जो वास्तविक मास है, रियल जो द्रव्यमान है, वही उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे सपोज करिए साथियों सोडियम जो है, सोडियम का द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपको साथियों पता होगा कि सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान साथियों जो है ये आपका 23 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है साथियों कि ये जो आपका 23 ग्राम सोडियम है, ये 23 ग्राम सोडियम किसके बराबर हो जाएगा साथियों, ये 23 ग्राम सोडियम जो है ये 1 मोल के बराबर होता है। तो 23 ग्राम है क्या, तो 23 ग्राम साथियों इसका वास्तविक द्रव्यमान है। तो जब 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के इक्वल है तो यह स्पष्ट है साथियों कि 23 ग्राम सोडियम जब 1 मोल के बराबर है साथियों, 1 मोल के इक्वल टू है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये साथियों 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के बराबर होगा। यानी साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 23 ग्राम सोडियम यदि 1 मोल के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर है। तो 23 ग्राम सोडियम साथियों जो है ये 6.022 10⁻23 परमाणु के बराबर होगा। क्योंकि आपको साथियों पता है कि आपका एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तत्व का साथियों जो सबसे छोटा कण होता है वो आपका एटम्स कहलाता है। यदि यहां पर कंपाउंड की बात होती तो आप इस डाटा के साथ अणु का यूज करते हैं। यदि कोई आयनिक तत्व की बात होती तो साथियों आप वहां पर आयन का प्रयोग करते। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि यदि मोल के संदर्भ में आपसे सवाल पूछी जाएगी तो आप बिल्कुल याद रखना साथियों कि 1 मोल जो है 6.022 10⁻23
अणु, परमाणु या आयन के बराबर होता है। साथियों, आप लोग को ये प्रश्न अच्छा लगे, इस तरह के सेशंस अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे सेशन को। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एक मोल का वैल्यू क्या होता है। ये आप लोगों से निवेदन है और ये सेशन आपको कैसा लगता है आप सब कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि इस 15 मिनट के शो में केमिस्ट्री के सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा, जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये तमाम टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, तो आप लगातार साथियों सेशन में बने रहेंगे। अब यदि मोल निकालने की फॉर्मूला की बात करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से यह है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवालें पूछी जाती है किसी भी प्रश्न में, किसी भी एटम्स या किसी भी कंपाउंड्स में, कि उसमें मोलों की संख्या क्या होगा। तो आप साथियों ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपसे मोल के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार या फिर भार बट्टे परमाणु भार। यह फॉर्मूला मोल निकालने के लिए आपको होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कभी भी यदि आपको किसी भी पदार्थ का मोल निकालना हो तो मोल निकालने के लिए एकमात्र वहां से फॉर्मूला क्रिएट होता है भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार। यदि साथियों आपको याद होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कभी भी मोल की बात होगा तो साथियों फॉर्मूला आपका हो जाएगा भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार। साथियों जो है भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार जो है ये इसका फॉर्मूला होता है जिससे कि आप किसी भी पदार्थ का मोल निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन छोटा सा यहां पर देता हूं। सपोज करिए आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि बताइए 46 ग्राम सोडियम, सपोज करिए सवाल पूछा जाएगा कि 46 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा। साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने मोल के बराबर होगा। साथियों आप कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि एग्जाम में आपसे यह सवाल पूछ दिया गया कि बताइए 46 ग्राम सोडियम जो है ये इसमें मोलों की संख्या क्या होगी, यानी साथियों यदि आपसे पूछ दिया गया कि बताइए 46 ग्राम सोडियम जो है ये कितने मोल के बराबर होगा, तो आप ध्यान रखना साथियों आपसे ये मोल के बारे में पूछा गया, फॉर्मूला तो वही होगा भार बट्टे परमाणु भार। क्योंकि सोडियम एक तत्व है और तत्व का सबसे छोटा कण जो है वो एटम यानी परमाणु कहलाता है। तो क्लियर है साथियों, फॉर्मूला हो जाएगा भार बट्टे परमाणु भार। अब क्लियर है कि सोडियम का भार कितना दे दिया साथियों 46 ग्राम दे दिया, और सोडियम के परमाणु भार की आप बात करेंगे तो सोडियम का साथियों परमाणु भार कितना होता है तो 23 ग्राम होता है। मैंने कुछ देर पहले आपसे चर्चा भी किया था यहां पर कि 23 ग्राम जो है ये सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान होता है। साथियों 23 ग्राम जो है ये सोडियम का वास्तविक भार होता है जो कि 1 मोल के बराबर होता है। तो स्वाभाविक है जब 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर होगा तो 46 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा, तो आपका परमाणु भार सोडियम का 23 हो गया, तो आपका 46 बट्टे क्या हो जाएगा 23 ग्राम। इसको कट करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, यानी 46 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा तो 42 ग्राम, ये 46 ग्राम सोडियम साथियों जो है ये आपको 2 मोल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी कंपाउंड में भी मान लिया जाए आपसे सवाल पूछ दिया जाए, सपोज करिए कि यदि एग्जाम में सवाल आपसे पूछ देगा कि बताइए 180 ग्राम H2O यानी 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगा। सपोज करिए यदि आपसे मोलों की संख्या के बारे में पूछा गया, किसमें पूछा गया मोलों की संख्या के बारे में, सपोज करिए 180 ग्राम जल में पूछा मोलों की संख्या क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार। भार बट्टे साथियों क्या होगा अनुभार, तो जल का भार कितना दिया हुआ है साथियों 180 ग्राम दिया हुआ है, और यदि H2O की अनुभार की बात करेंगे तो आपका 1 into 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 लेकिन 2 परमाणु है तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 16 दो कितना हो जाएगा साथियों 16 दो 18 हो जाएगा। यानी H2O के वास्तविक द्रव्यमान की बात किया जाए, H2O के अनुभार की साथियों बात किया जाए तो आपका निकल गया 18 ग्राम। अब क्लियर है कि 180 ग्राम क्वेश्चन में दिया था और 18 ग्राम जल का वास्तविक भार है, यदि आप इसको कट करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, तो आपका 10 मोल निकल जाएगा। स्पष्ट है कि 180 ग्राम जल जो है वो कितने मोल के बराबर होगा साथियों, वो 10 मोल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी यदि आपसे मोल के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा साथियों ध्यान रखना है कि मोल को निकालने के लिए मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी मोल निकालना होगा तो भार में अनुभार से आप डिवाइड करेंगे, भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार जो है साथियों इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। अब यदि अगला बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में साथियों, यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं
यदि साथियों मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए, यदि मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, किसी विलय और विलायक में या किसी विलय और विलायक के मोलों के अनुपात जो है इसी को मोल प्रभाज कहा जाता है। और इसको निकालने के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आपको इस मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले विलय का मोल निकालना होता है। और विलय का मोल साथियों जो है इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। और आपको पता है कि विलय का जब मोल निकालेंगे स्मॉल एन का वैल्यू, तो ये निकलेगा कैसे, तो उस पदार्थ के भार में आप उसके अनुभार से डिवाइड कर देंगे। पदार्थ के भार में अनुभार से जब डिवाइड करेंगे तो उससे विलय का मोल निकल जाएगा, यानी साथियों स्मॉल एन का मान निकलेगा। फिर दूसरा स्टेप में काम क्या होगा, इसमें साथियों ध्यान रखना है कि आपको स्टेप वाइज वर्क करना होगा। तो सबसे पहले आपने विलय का मोल निकाला, भार बट्टे अनुभार। फिर यदि साथियों बात करते हैं तो फिर आप निकालेंगे विलायक के मोल को। क्लियर साथियों, यदि विलायक के मोल की बात करेंगे तो विलायक जो है इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, यानी साथियों विलायक का जो मोल है उसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और यदि वैल्यू निकालना होगा तो फॉर्मूला क्लियर है, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा भार बट्टे अनुभार। यदि साथियों आपसे कैपिटल एन की बात किया जाए तो विलायक के मोल को निकालने के लिए भार बट्टे अनुभार और विलय का मोल भी भार बट्टे अनुभार। ये आपका स्मॉल एन हो गया, तो ये क्या हो गया साथियों कैपिटल एन। अब देखना है साथियों विलय का मोल फ्रैक्शन पूछा या विलायक का, तो मान लीजिए अब यदि आपसे पूछता है कि विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो ध्यान रखना है साथियों यदि विलय का मोल प्रभाज की बात करता है कि साथियों बताइए कि विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप समझ जाना कि किसी विलयन में विलय की मात्रा कम रहती है। तो साथियों जब किसी विलयन में विलय की मात्रा कम रहती है तो क्लियर है कि विलय की मात्रा कम होगी, यानी आपसे छोटा वाला का मोल प्रभाज पूछा गया। और याद रखना है जब छोटा वाला का मोल फ्रैक्शन पूछता है तो फॉर्मूला होता है छोटका एन बट्टे छोटका एन प्लस बड़का एन। यदि छोटा वाला का मोल प्रभाज पूछेगा तो छोटा एन का वैल्यू ऊपर में होगा और छोटा एन और बड़ा एन को ऐड करके नीचे लिखेंगे, तो इससे साथियों आपका विलय का मूल प्रभाज निकल जाएगा। और फिर याद रखना साथियों यदि आपसे विलायक के मूल प्रभाज की बात करता है, साथियों ध्यान रखना है यदि विलायक का मूल प्रभाज निकालना रहेगा तो याद रखना साथियों विलायक के यदि मूल प्रभाज की बात करता है तो कैपिटल एन बट्टे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी बड़का बट्टे बड़का प्लस छोटका। हमेशा याद रखना छोटा वाला का मूल प्रभाज पूछेगा तो छोटका बट्टे छोटका प्लस बड़का, और बड़का का मूल प्रभाज पूछेगा यानी विलायक का मूल प्रभाज पूछेगा तो बड़का बट्टे बड़का प्लस छोटका। याद रखना छोटा वाला का मूल फ्रैक्शन पूछेगा तो छोटका का वैल्यू ऊपर में छोटका प्लस बड़का नीचे में। यदि बड़का का मूल फ्रैक्शन पूछेगा तो बड़का का वैल्यू ऊपर में और बड़का प्लस छोटका नीचे में। इस बात को साथियों हमेशा ध्यान रखना है। तो मूल फ्रैक्शन में जब भी सवाल पूछेगा तो या तो विलय का पूछता है या तो विलायक का पूछता है, और फॉर्मूला याद रखिएगा 100% साथियों जो है ये आपके एग्जाम में जब यहां से सवाल आएंगे तो आपसे बनेगा। साथियों मैं प्रयास करता हूं एक एग्जाम्पल भी आपको दे दूं, एक एग्जाम्पल भी साथियों इसका दे दूं क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आप जरूर बनाइएगा। जैसे सपोज करिए सवाल आपसे पूछ दिया गया कि 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुलाया गया। ध्यान रखना साथियों 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुलाया गया तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। ध्यान रखना साथियों तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा। साथियों यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा इस बात को बिल्कुल साथियों ध्यान रखना है। यदि आप 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया घुलाते हैं तो यूरिया का मूल प्रभाज क्या होगा। ध्यान रखना साथियों 90 ग्राम जो है ये विलायक है और 30 ग्राम साथियों विलय है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यूरिया का मोल निकालेंगे। सबसे पहले साथियों यूरिया का मोल निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि छोटा वाला का मोल निकालिएगा, उसका वैल्यू छोटा एन होगा। फॉर्मूला आपको पता है भार बट्टे अनुभार, तो 30 ग्राम इसका साथियों भार है, क्लियर। और यूरिया के अनुभार की बात करेंगे तो यूरिया का अनुभार साथियों 60 ग्राम निकलता है। आप निकाल सकते हैं NH2 का NH2CONH2। यदि साथियों आप इसका अनुभार निकालिएगा तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 ये सबको ऐड करिएगा, 14 2 16
14 16, तो 16 दूना 32 हो गया, 16 तिया 48, 48 12 कितना हो गया, 48 12 आपका जो है ये आपका 60 हो गया। यदि इसको आप कट करेंगे तो ये साथियों 1/2 यानी 0 दशमलव क्या हो गया साथियों 5, यानी स्मॉल n का वैल्यू क्या निकल गया 0.5 निकल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, H2O का मोल निकालना है साथियों। जब H2O का मोल निकालिएगा इसका मतलब साथियों कैपिटल N का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 बटे H2O के बारे में आपको पता है इसका 18 होता है, तो 18 25 90, ये आपका कितना निकल गया 5 मोल और ये हो गया 0.5 मोल। क्लियर। अब क्या पूछा कि यूरिया का मूल प्रभाज क्या होगा, तो स्पष्ट है, इसलिए यूरिया का मूल प्रभाज पूछा, यूरिया का मूल प्रभाज पूछा यानी छोटा वाला का मूल प्रभाज पूछा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, छोटका n बटे छोटका n प्लस बड़का n, तो हो जाएगा 0.5 बटे 0.5 प्लस 5, तो ये हो गया 0.5 बटे 5.5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/11। यानी साथियों आपसे यूरिया का मूल फ्रैक्शन पूछा था जो कि 1/11 हो जाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं मूल कॉन्सेप्ट के जितने भी सवाल हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग साथियों इस वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर देंगे। फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।